नमस्ते। जब भी हम भारत में ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो अक्सर उसे एक पॉलिटिकल टेकओवर की तरह ही देखते हैं, है ना? पर क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक, सोची समझी इकोनॉमिक टेकओवर की कहानी भी थी। एक ऐसी कहानी जिसने भारत की पूरी इकोनॉमी का चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसे। तो फिर सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक को आखिर इतनी सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कैसे किया गया। ये सिर्फ हिस्ट्री की कोई पुरानी बात नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर असर डाला। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक अकेली पॉलिसी नहीं थी। नहीं, ये तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण का एक पूरा का पूरा सिस्टम था। अंग्रेजों ने भारत की इकोनॉमी के हर एक पहलू पर, हर एक कोने पर अपना कंट्रोल करने के लिए कई बहुत सारे तरीके अपनाए। और मकसद सिर्फ एक था कि सारा का सारा फायदा ब्रिटेन को मिले। और हम ये जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो इस सोर्स डॉक्यूमेंट पर बेस्ड हैं। यही वो दस्तावेज है जो उन रिप्रेसिव पॉलिसीज का पूरा खाका हमारे सामने रखता है, जिन्हें हम समझने वाले हैं। मतलब ये हमें सीधे सीधे बताता है कि इस इकोनॉमिक कंट्रोल की जड़ें कहाँ थी। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम था वो बेसिकली 4 पिलर्स पर खड़ा था। पहला, जो कारीगर थे उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दो। दूसरा, किसानों से जितना हो सके बेरहमी से लगान वसूलो। तीसरा, भारत का जो मशहूर हैंडीक्राफ्ट्स था उसे पूरी तरह तबाह कर दो। और चौथा, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज को पनपने दो जिनसे सीधा फायदा ब्रिटेन की तिजोरी में जाए। जरा सोचिए कितना जबरदस्त और डिस्ट्रक्टिव सिस्टम रहा होगा ये। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सारी पॉलिसीज आई कहाँ से, मतलब इसके पीछे दिमाग किसका था। इसका जवाब हमें मिलता है ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। वहीं पर एक नया और बहुत ही पावरफुल क्लास सामने आ रहा था। ये थे अ क्लास ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। देखिए, ब्रिटेन में उस वक्त फैक्ट्रियां तेजी से खुल रही थीं और इन मैन्युफैक्चरर्स को अपना बना हुआ माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए था। और उनकी नजरें किस पर थीं? जाहिर है भारत पर एक दिक्कत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ट्रेड पर पूरा एकाधिकार मतलब मोनोपोली थी। अब ये मैन्युफैक्चरर्स चाहते थे कि ये मोनोपोली टूटे ताकि वो भारत के इतने बड़े बाजार पर कब्जा कर सके। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। अरे ये तो पूरे 20 साल लंबी लड़ाई थी। 1793 से ये मैन्युफैक्चरर्स ब्रिटिश सरकार पर लगातार प्रेशर बनाते रहे और फिर फाइनली 1813 में जाकर उन्हें कामयाबी मिली। कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। ये भारत ब्रिटेन की ट्रेड हिस्ट्री में सच में एक गेम चेंजर मोमेंट था। इस एक बदलाव ने ट्रेड का पूरा इक्वेशन ही पलट कर रख दिया। सोचिए, पहले भारत अपना बना बनाया माल, फिनिश्ड गुड्स, ब्रिटेन भेजता था। लेकिन इस न्यू सिस्टम में क्या हुआ? भारत अब सिर्फ कच्चा माल जैसे कॉटन ब्रिटेन भेजता और बदले में ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना तैयार माल खरीदता था। मतलब भारत को एक प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर बना दिया गया। तो इस नई पॉलिसी का भारत पर क्या असर पड़ा? असर बहुत ही डेविस्टेटिंग था, खास तौर पर 2 सेक्टर्स में। एक, भारत का वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और दूसरा, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी यानी एग्रीकल्चर। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे इन दोनों को निशाना बनाया गया। ये जो कोट है ना, ये पूरी प्रॉब्लम की जड़ को साफ साफ बता देता है। सीधी सी बात थी, भारतीय कारीगरों का मुकाबला था ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते माल से। अब ये तो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भारत की सदियों पुरानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, वो तबाह हो गई। जरा इमेजिन कीजिए, लाखों लाख स्किल्ड आर्टिजन्स रातों रात बेरोजगार हो गए। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का खत्म होना नहीं था, ये तो एक पूरे वे ऑफ लाइफ का अंत था। अब सोचें, जब इन कारीगरों के पास कोई काम ही नहीं बचा तो वो कहाँ जाते? जाहिर है वो सब अपने गांव में लौट आए। इससे हुआ ये कि एग्रीकल्चर पर, खेती पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। पर अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर को भी नहीं छोड़ा। उनकी नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ने किसानों को कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जिससे निकलना नामुमकिन था। ये समझिए कि एक 4 कदम वाला जाल बिछाया गया था। स्टेप 1, सरकार ने इतना ज्यादा लगान लगा दिया कि उसे चुकाना ही मुश्किल था। स्टेप 2, किसानों से जमीन पर उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो छीन लिए गए।
स्टेप 3, लगान सिर्फ कैश में देना था। अब कैश कहाँ से लाएं? तो किसानों को मजबूरन साहूकारों के पास जाना पड़ा और नतीजा, अमीर और गरीब के बीच का फासला और गहरा होता चला गया। और इस पूरे खेल में एक नया, बहुत पावरफुल प्लेयर सामने आया, साहूकार। ये लोग मनमाने इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देते थे। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? ये कि उन्हें ब्रिटिश सरकार और उसके कानून का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ था। वो किसानों के लिए एक शिकारी की तरह थे और कानून उनकी ढाल बना हुआ था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ सरकार थी जो ऐसी नीतियां बना रही थी कि किसान साहूकारों के चंगुल में फंसने के लिए मजबूर हो जाए, और दूसरी तरफ साहूकार थे जो इस मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्त ताकत और दौलत बना रहे थे। ये एक ऐसा विशेष साइकिल था जिससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो फिर आखिर में हुआ क्या? द बॉटम लाइन इज, भारत जो कभी एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस हुआ करता था, उसे सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनाकर रख दिया गया। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने न सिर्फ हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोक दिया, बल्कि हमारे समाज में इनइक्वालिटी और भेदभाव के ऐसे बीज बो दिए जिनका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं कि जब किसी देश की इकोनॉमी को बाहरी ताकतें अपने फायदे के लिए पूरी तरह से रीशेप कर देती हैं, तो उसकी लॉन्ग टर्म लेगेसी क्या होती है? ये सिर्फ हिस्ट्री का एक सवाल नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि उस लेगेसी का असर आज हमारी जिंदगी पर किस तरह से पड़ रहा है।